हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग का अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पेपर फर्स्ट के 21 टॉपिक्स। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 11 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ, IUFD। ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ के विषय में क्या बताया गया? तो फिटल डेथ बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर और फिटस विथ नो साइन ऑफ लाइफ इन यूट्रो यूट्रो आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल। ठीक है, तो क्या होता है फिटल डेथ, इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ? तो क्या है, 20 वीक के बाद में अगर कोई भी लाइफ के साइन नहीं दिखाई देते हैं फिटस में, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ बोलेंगे। इसमें वेट जो है मोर देन 500 ग्राम होता है व्हेन द गेस्टेशनल एज इज नॉट नोन। ठीक है, स्लाइड बर्थ के बारे में बात करें तो सॉरी, स्टील बर्थ किसको बोलते हैं? तो स्टील बर्थ के विषय में बताया गया है नो एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ बियॉन्ड 20 वीक, उसे अपन स्टील बर्थ कहते हैं। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ बियॉन्ड 20 वीक, ठीक है, तो उसे अपन स्टील बर्थ कहेंगे। फ्रेश किसको बोलेंगे? तो क्वांटिटी ऑफ ए इंट्रा पार्टम केयर, ठीक है, तो उसे अपन फ्रेश कहेंगे। और मेसरेट किसको बोलेंगे? तो रिटेन 12 आवर्स के मोर देन के बाद में उसे अपन मेसरेट बोलते हैं। IUD जो है वो अर्ली 20 टू 27 वीक में आपको देखने को मिलेगा, अर्ली IUD, लेट IUD में 28 वीक में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इंट्रा यूट्राइन डेथ। फिर इसके बाद में है आपका इटियोलॉजी। इसकी इटियोलॉजी जो है 50% जो केसेस में अननोन रहती है। और इसके अलावा नोन केसेस कौन से हैं? तो मेटरनल हो सकता है, फिटल हो सकता है, प्लेसेंटल हो सकता है। मेटरनल के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जैसे ओबीसीटी हो गया, ठीक है, मदर अगर ओबीस है, स्मोकिंग कर रही है, इन्फेक्शन है, ट्रोमा है, ये सभी कारण मेटरनल कॉजेस के अंतर्गत आ जाएगा। फिटल के अंतर्गत कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज आ जाएगा, अबनॉर्मलिटी हो गया, G6PD डेफिशिएंसी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बर्थ डिफेक्ट हो गया, तो ये फिटल में आ जाएगा। प्लेजेंटल के अंतर्गत रप्शन हो गया, प्लेजेंटा प्रीविया हो गया, प्लेजेंटा इंसफिशियंसी हो गया, ये सभी प्लेजेंटल के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो सिस्टमिक सॉरी सिम्टम एंड साइन। तो डायग्नोसिस में सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा? तो अब्सेंस ऑफ ए फिटल मूवमेंट देखने को मिलेगा। साइन में जैसे कि रेट्रोग्रेसिव ऑफ ए पोजीशन, ब्रेस्ट चेंजेस, पर अब्डोमेन आपको देखने को मिलेगा, यूट्राइन टोन डिमेंसिड, ठीक, तो यूट्राइन टोन डिमेंसिड आपको देखने को मिलेगा। FSH इज नॉट एविडेबल, ठीक है, तो ये सभी बताया गया। इन्वेस्टिगेशन में USG कराएंगे, एक्सरे कराएंगे अब्डोमेन में, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो रोबर्ट साइन आपको देखने को मिलेगा, तो अपेरेंस ऑफ ए गैस सोल्ड इन 12 आवर। इसके अलावा स्पेल्डिंग साइन आपको देखने को मिलेगा, तो कोलेप्स ऑफ स्कल बोन, ठीक है। बाल साइन आपको देखने को मिलेगा, तो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, ठीक है, तो ये सभी एक्सरे में फाइंडिंग होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के विषय में क्या बताया गया है? नाम से समझ में आ रहे हैं। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर एक्सिस इज ए complication of a pregnancy occurs when the side of a implantation is outside of the womb, ठीक है, uterine cavity, either in the tube, ovary or abdominal cavity, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो जहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, इम्प्लांटेड जो सॉरी इम्प्लांटेशन है उसका साइड आपका चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इम्प्लांटेशन का जो साइड है वो आपका चेंज हो जा रहा है। वो कहाँ पे? वो आपका जो फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है या अब्डोमिनल कैविटी है, वहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम का। तो वो क्या कहलाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। इसके क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। इसके जहाँ जहाँ पे इम्प्लांट होता है उसके आधार पर इसके टाइप, जैसे फेलोपियन ट्यूब होगा तो ट्यूबुलर बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अदर देन होगा तो नॉन ट्यूबुलर कहलाएगा, ठीक है। अब्डोमेन में होगा तो हिस्टोलॉजिकल कहलाएगा। तो ये अपन बताएगा। तो ट्यूबुलर जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 90 to 95% आपको देखने को मिलते हैं इन फेलोपियन ट्यूब।
अमोंग दिस एम्पुलर जो पार्ट है, ट्यूब का एम्पुलर जो पार्ट है उसमें 80% देखने को मिलता है, इस्थमस में 10% देखने को मिलता है और फिब्रिन में 5% देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार नॉन ट्यूबुलर में बताया गया था ओवेरियन ब्रॉड लिगामेंट, अब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम, सर्विक्स, यहाँ पे जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो नॉन ट्यूबुलर कहलाएगा। ठीक है, ये 2 से 5% ही देखने को मिलते हैं। हिस्ट्रोपिकल जो है वो रेयर, मतलब 1000 में एक में आपको देखने को मिलते हैं। देयर मे बी 2 फर्टिलाइज्ड एग, वन आउटसाइड द यूट्रस एंड अदर इनसाइड। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। फिर रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? तो पेल्विक इन्फेक्शन, ठीक है, सर्जरी ऑफ ए फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ए पेल्विक इन्फेक्शन, तो ये सभी रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायड में बताया गया कि एमिनोरिया में अबनॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग, ठीक है, अबनॉर्मल पेन, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है इसमें। डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, तो हार्मोन एसएससी जो टेस्ट है वो कराएंगे, जिससे अपने को क्या है सीरम BHCG का जो लेवल है वो पता चलेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल पता चलेगा, USG अपन कराएंगे, लेप्रोस्कोपी कराएंगे, तो ये सभी डायग्नोसिस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन आयुर्वेद थोड़ा देखते हैं, तो मूढ़ गर्भ के संग, ठीक है, तो मूढ़ गर्भ के संग यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखते हैं अपन, क्या बोला गया मूढ़ गर्भ संग क्या होता है। त्रिविधस्तु संज्ञा भवती, ठीक है, 3 प्रकार के संग होते हैं, कौन सा, तो सिर से संग, अंश से संग और जगह से संग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आचार्य वांगभट्ट ने बताया है। ठीक है, मूढ़ गर्भ की गतियां पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, मूढ़ गर्भ की कितनी गति है, तो 8 प्रकार की गतियां होती है। सुश्रुत ने 8 गतियों का वर्णन किया है तथा उन्हें 8 संस्थान शब्द से बताया है। सुश्रुत अनुसार गति और माधव निदान अनुसार गति कौन से मूढ़ गर्भ के, तो सुश्रुत के अनुसार बताया गया है, पहला क्या बोला गया है कि दोनों शक्तियों से योनि मुख को प्राप्त होकर प्रसव की ओर जाता है। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ दोनों शक्ति जो है, शक्ति प्रदेश है, ठीक है, इसी वजह से मैंने एनाटॉमी पहले बता दिया, उससे क्या है योनि से मुख की ओर जाता है, ये पहला गति हो गया। दूसरा क्या है, एक शक्ति को मोड़ते हुए दूसरी शक्ति से प्रशवित होते हैं। तीसरा बताया गया कि शक्तियों को शरीर के ऊपर अभुग्र करके स्फिग प्रदेश को तिर्यक करके जाता है। तो शक्तियों को क्या है, शक्ति जो दोनों रीजन है, ठीक है, उनको क्या है ऊपर की ओर अभुग्र करके, ऊपर की ओर करके सीधा क्या है शक्ति प्रदेश से तिर्यक जाएगा, तिरछा जाएगा, ये तीसरी गति हो गया। चौथा गति क्या बताया गया है, तो उरु पार्श्व पृष्ठ आदि अन्य अंगों से योनि मुख को आच्छादित कर प्रसवित होते हैं। तो उरु पार्श्व पृष्ठ आदि अन्य अंगों से योनि मुख को आच्छादित करके प्रसवित होगा। सिर को अमुग्र होकर हस्त, ठीक है, तो सिर को आगे की ओर करते हुए हस्त की ओर। पाद एवं सिर में प्रसवित होगा, तो पाद एवं सिर से प्रसवित जब होते हैं, एक शक्ति योनि द्वार तथा गुदा द्वारा प्रसवित होता है, तो एक शक्ति योनि द्वारा तथा गुदा द्वार द्वारा प्रसवित होता है। ठीक है, इसके अलावा सिर को माता के पार्श्व की ओर करके एक बाहु से प्रसवित होता है, तो सिर को माता की ओर पीछे की ओर करके एक बाहु से प्रसवित होते हैं। तो ये 8 प्रकार की गतियां आचार्य सुश्रुत ने बताया। माधव निदान ने क्या है 8 प्रकार की गति में पहला बोले है कि सिर से गति, फिर दूसरा कब्ज देह से गति, कुब्ज देह से गति, एक भुजा से गति, जठर से गति, दोनों भुजा से गति, तिर्यक गति होना, अवंग मुख होकर के गति करना, पार्श्व पृष्ठ वृंत गति। ठीक है, तो ये जो है 8 गति माधव निदान ने बताए हैं। ठीक है, मूढ़ गर्भ की, तो ये गतियों को याद रखना, इनसे MCQ क्वेश्चंस के ज्यादा चांसेस हैं और PG में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मूढ़ गर्भ की 8 गतियों को बताइए करके। फिर असाध्य मूढ़ गर्भ के क्या लक्षण है, असाध्य मूढ़ गर्भ के लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि गर्भकोश अपरासंगो मकल्लो योनि संवृता हन्यात स्त्री मूढ़ गर्भे यथोक्त शाप्यु उपद्रव। ठीक है, तो क्या बोला गया है असाध्य मूढ़ गर्भ का लक्षण, पहले क्या है गर्भकोश का संग हो जाएगा, श्वास काश की उत्पत्ति होगी, मकल्ल की उत्पत्ति होगी, 7वीं व 8वीं गति है। ठीक है, इसके अलावा योनि में संकोच होगा, लज्जा विरहित रहेगा, आक्षेप होगा, ये सभी क्या है असाध्य मूढ़ गर्भ के लक्षण है। तो ये 7वीं 8वीं गति अगर है तो वो असाध्य होगा। ठीक है, हमने 8 गति पढ़ा, उसमें से 7वीं और 8वीं गति है। काशवास से पीड़ित है, लज्जा विरहित था, आक्षेप हो रहा है, योनि संकोच है, मकल्ल है, ठीक है, गर्भकोश में संग है, परासंग है, तो ये क्या है असाध्य मूढ़ गर्भ के लक्षण है। चिकित्सा के विषय में बात करें मूढ़ गर्भ में, तो यहाँ पे बताया गया कि जरायु पातन हेतु सामान्य कर्म
अथर्ववेद में वर्णित जो मंत्र आदि है कर्म है वो शल्य चिकित्सक द्वारा शल्य का हरण करें। ठीक है, तो वो ये शल्य चिकित्सक द्वारा शल्य का हरण करना है अथर्ववेद में जो मंत्र पाठ दिए गए हैं उनको पढ़ते हुए। आचार्य सुश्रुत ने मूल गर्भ को आहरण योग्य व्याधि एवं वस्ती साध्य व्याधि के अंतर्गत वर्णित किया है, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा जीवित मूल गर्भ की चिकित्सा कैसे करते हैं, तो जीवित मूल गर्भ की चिकित्सा बताया गया है कि जीवित मूल गर्भ में सूतिका के गर्भ को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो जीवित मूल गर्भ में सूतिका के गर्भ को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। गर्भ निर्हरण में आवश्यकता होने पर च्यवन मंत्र सुनाना चाहिए। ठीक है, जो अथर्ववेद के मंत्र हैं। इसके अलावा आचार्य कश्यप ने मातंगी विद्या का वर्णन कल्प स्थान के 6वें अध्याय में किया। तो ये पूछा जाता है, ये पीजी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर से पूछते हैं कि मातंगी विद्या का वर्णन किसके लिए किया गया है, तो वो मूल गर्भ के लिए किया गया कश्यप के द्वारा। इसके अलावा इसे कृच्छ प्रसव स्त्री को इससे क्या है, कृच्छ प्रसव स्त्री को सुनाने से ही वह शीघ्र ही प्रसव कर लेती है, ऐसा वर्णन किया गया है। लांगली मूत्र को उष्ण जल के साथ पी करके नाभि पर लेप के रूप में लगाना चाहिए। मूत्र नहीं है, ये लांगली का सूत्र है। ठीक है, लांगली सूत्र को उष्ण जल के साथ में सुधार लेने, इसको लांगली सूत्र को उष्ण जल के साथ में पीस करके, ठीक है, नाभि पर लगाना चाहिए, ये बताया गया है। फिर दोषज मूल गर्भ की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो दोषज मूल गर्भ की चिकित्सा में तो जैसे कि वातज मूल गर्भ में क्या है, मर्दन अभ्यंग व अल्पस्वेदन कराएंगे। पित्तज मूल गर्भ में क्या है, शीतल अन्न के साथ जल का पान व दूध के साथ पिष्टी का पान कराएंगे। तो पित्तज मूल गर्भ में शीतल अन्न के साथ जल का पान व दूध के साथ पिष्टी का पान कराएंगे। कफज मूल गर्भ में त्रिकटु, त्रिफला, कुष्ठ, लोद्र, धातकी को गुड़ के साथ कसाय बना करके पान कराएंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर मूल गर्भ का हस्त से निष्कासन की विधि, तो मूल गर्भ को हाथ से कैसे निकालना है, तो बोला गया है कि एक पैर से प्रसवित होने वाले गर्भ की पहले दूसरे पैर को भी निकाल कर ही आहरण करें। तो एक पैर से प्रसवित होने वाला जो गर्भ है उसके दूसरे पैर को भी निकालना है, फिर उसको बाहर निकालना है। प्रथम 3 गतियों का शक्तियों या पैर के द्वारा ही आहरण करना है, यानी कि बाहर निकालना है। जबकि चतुर्थ, पंचम और षष्ठी गति को शीर्षोदर द्वारा हरण करना है, यानी कि सिर से निकालना है, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम गति को। अंतिम जो 2 गतियां होती हैं वो असाध्य होती हैं, वह शस्त्र कर्म के द्वारा साध्य होती हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर मूल गर्भ निष्कासन हेतु वर्णित कर्म, तो मूल गर्भ निष्कासन हेतु क्या क्या कर्म वर्णित किया गया है, तो मूल गर्भ शल्योद्रण के सदृश कोई अन्य शल्योद्रण कष्टकारी नहीं है। इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, आंत्रविकार तथा गर्भाशय के मध्य में स्पर्श द्वारा शल्योद्रण कर्म करना होता है। गर्भिणी को बिना आघात पहुंचाए एक ही हाथ से कर्म करना होता है। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने 10 कर्मों का वर्णन किया है। पहला कौन सा है, उत्कर्षण। उत्कर्षण मतलब नीचे आए हुए को ऊपर की ओर करना, ये उत्कर्षण कहलाएगा। अपकर्षण मतलब ऊपर गए हुए को नीचे की ओर करना, यह अपकर्षण कहलाएगा। फिर स्थापना वर्तन किसको बोलेंगे, तो गर्भाशय में आशक्त उत्तान गर्भ को अवंग मुख करना। तो गर्भाशय में आशक्त उत्तान गर्भ को अवंग मुख करना, ये क्या है, स्थान परिवर्तन है। फिर है उदावर्तन, तो उद्वर्तन में बताया गया है कि अवंग मुख को उत्तान करना, तो अवंग मुख को उत्तान करना, ये उद्वर्तन है। उत्कर्तन किसको बोलेंगे, तो किसी ऊर्ध्व स्थित अंग का छेदन या कर्तन करना, तो किसी ऊर्ध्व स्थित अंग का छेदन या कर्तन करना, ये उत्कर्तन है। भेदन के विषय में बताया गया है कि आद्यमान युक्त गर्भ की कुक्षी का वितरण करना, ये भेदन कहलाता है। तो आद्यमान युक्त गर्भ की कुक्षी का वितरण करना, ये भेदन है। छेदन किसको बोलेंगे, तो मृत गर्भ के गर्भाशय में आसक्त अंग को काटकर 2 भाग में बांटना। तो मृत गर्भ के गर्भाशय में आसक्त अंग को काटकर 2 भाग में बांटना, ये छेदन कहलाता है। पीड़न किसको बोलते हैं, तो दबाना मतलब पीड़न है। रजुकरण किसको बोलते हैं, तो टेढ़े गर्भ को सीधा करना, ये रजुकरण है। धारण मतलब विधारण या फाड़ना, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर मृत मूल गर्भ की चिकित्सा क्या बोला गया है, तो मृत मूल गर्भ की चिकित्सा बताया गया है। नापेक्षते मृत गर्भ मुहूर्त मापी पंडिता सहयोजी जननी हंति निश्वास्य पशु यथा, यानी कि बुद्धिमान वैद्य को मृत गर्भ की क्षण मात्रा भी उपेक्षा नहीं करना है, अर्थात तुरंत उसकी चिकित्सा करना है अगर मृत गर्भ है तो, ठीक है। और चिकित्सा प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके सारांश बताते हुए बोला गया है कि वह माता को उसी प्रकार शीघ्र मार डालता है जिस प्रकार श्वास
रुकने से पशु की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से मृत गर्भ की तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।